दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। जो आज की कक्षा है ये मुख्य रूप से जो शिक्षक भर्तियां होती है उस पर आधारित है। जिस प्रकार अब रीट का आयोजन होना है उसमें ऐसे प्रश्न आएंगे, सीटेट का एग्जाम होगा वहीं ऐसे प्रश्न आते हैं, और बीएड के भी जो एग्जाम होते हैं उन सब एग्जामों में इनके प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखते हैं अधिगम क्या है। अधिगम का दो अर्थ है, एक तो सामान्य अर्थ है इसका। अगर अधिगम का सामान्य अर्थ देखें तो सामान्य अर्थ में इसका है सीखना। सामान्य अर्थ क्या अधिगम का? अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना। अब मनुष्य जन्म से लगा करके मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन अगर इसका विस्तारित अर्थ देखें तो इसका विस्तारित अर्थ, ये तो सामान्य अर्थ है, अगर विस्तारित अर्थ देखें तो है मानव के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब मनुष्य सीखता तो है, लेकिन अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है वो है अधिगम। अब सीखता भी तीन प्रकार से है ना, या तो प्रशिक्षण से सीखेगा, या अनुभव से सीखेगा, या फिर वो अभ्यास से सीखता है ना। या तो वो कहीं प्रशिक्षण लेगा फिर वो सीखेगा, या अभ्यास से सीखेगा, या वो अनुभव से सीखेगा। इन तीनों के द्वारा सीखना ही अधिगम है। ठीक है ना। जैसे आपको ये अधिगम पहले नहीं आता था, अब आ रहे, इसका मतलब आपने क्या किया है? अभ्यास किया है। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, अब आपका अभ्यास हो गया है, अब आप ये सीख गए हैं। इस प्रकार बीएड करने से पहले आपको क्लास में जाकर के पढ़ाना नहीं आता था, लेकिन बीएड के दौरान आपको प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार क्लास में जाकर के पढ़ाना है। तो आपने प्रशिक्षण लिया, उसके बाद आप पढ़ा रहे हो। वो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, स्थायी परिवर्तन है। जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना, वो परिवर्तन कैसा? स्थायी परिवर्तन है। जिस प्रकार अनुभव भी उम्र के साथ अनुभव हमें प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है ना। ये तो थे इनसे अधिगम होता है। अब जैसे एक शब्द है परिपक्वता, बीमारी, थकान, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थों का सेवन, ये अधिगम नहीं है। यानी मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन, परिपक्वता, मादक पदार्थों का सेवन, परिपक्वता, बीमारी, थकान। जब सुबह बच्चा तैयार होकर के स्कूल में जाता है उस समय बालक का व्यवहार अलग होता है, और वही बालक पूरे दिन 6 घंटे स्कूल में रह करके शाम को जब घर आता है उसका व्यवहार अलग होता है। व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो अधिगम नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तन स्थायी नहीं है। बीमारी,
आज कोरोना जैसी भयंकर बीमारी चल रही है, कोई भी किसी भी आदमी को लगे कि मेरे पड़ोस में कोई कोरोना का पेशेंट मिला है पॉजिटिव, तो उसके मन में एकदम परिवर्तन होगा। उसके मन में भी होगा, अरे यार पे हमारे घर तो वो नहीं आया होगा, कहीं हमारे आसपास वो घुमा तो नहीं है। लेकिन 4 दिन बाद जब वापस रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब वो स्थिति सामान्य हो जाती है, यानी परिवर्तन तो हुआ है ना। बीमारी तो बीमार आदमी होता है, उसका व्यवहार अलग होता है, लेकिन जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसका व्यवहार वापस सही हो जाएगा। व्यवहार भी, परिवर्तन भी स्थायी होना चाहिए। परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। जब स्थायी परिवर्तन होते हैं, जिसको हम अधिगम कहते हैं, अधिगम का इंग्लिश में बोलते हैं इसको लर्निंग। क्या बोलते हैं? लर्निंग। अब व्यवहार की बात करें, व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहार का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, वो किया था 1905 में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक का नाम है, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई। और ये पुस्तक लिखी थी विलियम मैकडूगल ने। किसने लिखी थी? विलियम मैकडूगल। इसमें इसने व्यवहार का सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया, वो दिया था वॉटसन ने, जेबी वॉटसन ने। पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और इसके कारक पढ़ेंगे। यानी इसका व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1913 में जेबी वॉटसन, है ना, वॉटसन ने। आईपीएल में छक्के ज्यादा कौन मारता है? वॉटसन। और व्यवहार का सबसे पहले जो प्रयोग किया, वो किया था जेबी वॉटसन ने। इस प्रकार हम सामान्य रूप से इसका अर्थ देखें तो अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो आए स्थायी परिवर्तन है, उसी को अधिगम कहेंगे। पहले प्रशिक्षण, दूसरा अभ्यास व अनुभव से आए स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा है। वैसे जितने भी सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में जितने वैज्ञानिक हैं, उतनी ही परिभाषाएं हैं। यहाँ पर भी जितने मनोवैज्ञानिक हैं, उतनी ही परिभाषा, सबकी परिभाषा अलग अलग है। तो हम परिभाषाएं एक एक करके देखते हैं ना। वापस एक बार इसका रिपीट कर लेते हैं। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना, और उसका विस्तारित अर्थ होता है मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होना, और वो भी स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, वो कहता विलियम मैकडूगल ने। 1905 में पुस्तक प्रकाशित की उसने, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग उसने किया था, जबकि अधिगम सिद्धांत का नहीं, व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन जेबी वॉटसन ने 1913 में किया था। ठीक है ना। तो इसका सामान्य अर्थ ये हुआ
प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा और अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है उसी को हम कहते हैं अधिगम कहते हैं। परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मादक पदार्थों का सेवन, इससे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं है, वो अधिगम नहीं है। अब पहली परिभाषा, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जितने वैज्ञानिक हैं, जितने मनोवैज्ञानिक हैं, उतनी परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ परिभाषाएं जो पिछले परीक्षा में आई है तो वो मैं आपको करवाता हूं। करो अनुभव, आदत, पहले तो आदत अभिवृत्ति, आदत अभिवृत्ति, पहला उसकी आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, और ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी क्रो एंड क्रो ने। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो। दो क्रो है। कितने क्रो है? दो क्रो है। दो क्रो मिलकर के तीन शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। आप नाम याद रखना आज, ए जे। ए से आदत, ए से अभिवृत्ति और जे से ज्ञान, ठीक है ना। दो क्रो मिलकर के तीन शब्दों का निर्माण करते हैं। वो तीन शब्द है आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। तो पहली परिभाषा थी क्रो एंड क्रो की। दूसरी परिभाषा देखे हम, तो पहली परिभाषा को क्रो एंड क्रो, आज नाम याद रखना है ए जे। ए से आदत, ए से अभिवृत्ति और जे से ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। दूसरा है थाइजेंक। थाइजेंक ने परिभाषा दी है कि अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत होता है। थाइजेंक अधिगम नवीन एवं स्थायी, नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत, नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत होता है। तो इसके अनुसार जो अधिगम होता है वो नया ज्ञान, परिभाषा वही लगभग सेम ही है कि नया ज्ञान और स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत ही होता है। तीसरा है स्किनर, बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा स्किनर। किसकी है? स्किनर की। यहाँ नर नाम आ रहा है और यहाँ व्यवहार में उत्तरोत्तर परिकार। अब देखिए व्यवहार में परिवर्तन सब में होता है। पशु पक्षी में भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, जीव जंतुओं में भी होता है और मानव में भी होता है। लेकिन उत्तरोत्तर परिवर्तन, उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक सीढ़ी, फिर ये दूसरी सीढ़ी, फिर ये तीसरी सीढ़ी, ये सीढ़ी,
इस प्रकार जो एक से बढ़कर एक परिवर्तन करता है वो मानव ही कर सकता है, कि मानव में बुद्धि होती है, बाकी में बुद्धि नहीं होती है। एक और परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार ये परिभाषाएं आपको याद करनी है, क्योंकि कंपटीशन में किस प्रकार का प्रश्न आता है। आपको एग्जाम में प्रश्न ये नहीं देगा कि स्किनर के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा, नहीं देगा। वो देगा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो आपको इन परिभाषाओं को याद करना पड़ेगा। अब एक गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में व्यवहार के कारण आए स्थायी परिवर्तन अधिगम है। मनुष्य के व्यवहार के कारण परिवर्तन जो आता है और स्थायी परिवर्तन है, उसी को ही अधिगम कहा जाता है। अब एक और मनोवैज्ञानिक उसने भी परिभाषा दी है, वो है गेट्स के अनुसार अनुभवों और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन। गेट्स के अनुसार अनुभवों वो प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वैसे इसके सामान्य अर्थ हमने पढ़ा था कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास, लेकिन गिलफोर्ड ने इस अभ्यास को प्रशिक्षण से जोड़ दिया। अभ्यास का मतलब होता है एक बार आप साइकिल किसी को दोगे, वो एक बार गिरेगा, दूसरी बार गिरेगा, फिर उसका बैलेंस पकड़ेगा ठीक से और फिर वो साइकिल सीख लेगा, वो अभ्यास। और प्रशिक्षण भी वही होगा। तो गेट्स ने अभ्यास और प्रशिक्षण को एक ही माना है। अब एक और जो मनोवैज्ञानिक उसकी परिभाषा कर लेते हैं, उसके बाद ये काफी परिभाषा हो जाएगी। ये परिभाषा जो मैंने इसलिए दी, परिभाषा बहुत सारी है, लेकिन ये परिभाषा एग्जाम में आई हुई है और ये घुमा फिरा करके एक बार गिलफोर्ड की, एक बार स्किनर की, एक बार क्रो एंड क्रो की, एक बार थेजेन की, ऐसे ही एक बार गेट्स की, ऐसे ही परिभाषा ये पूछते हैं। एक है विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ में दो नाम है। विलियम वुडवर्थ, तो इनकी दो परिभाषा है। पहला है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। इसने पहली जो परिभाषा दी है वो दी है नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। नया ज्ञान प्राप्त करना और उसकी नवीन प्रतिक्रिया है वो है। दूसरा है अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। दूसरा है अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये तो परिभाषाएं थी। एक बार इसको वापस रिवाइज कर दे। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, अभिव्यक्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है।
दूसरी परिभाषा दी थी हमने हाइजेन की। अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तीसरी परिभाषा दी थी हमने BF स्किनर की। वो क्या थी? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। चौथी परिभाषा हमने दी थी गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में पाया परिवर्तन। गिलफोर्ड के अनुसार क्या था? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही, जैसे एक आदमी है, दूसरा एक और आदमी है, इस आदमी इसको बोला राम राम, तो इसका व्यवहार है, इसने भी वापस बोला है राम राम, तो इसको राम राम बोलना था या ना बोला था? इसने बोला है, इसलिए इसने वापस इसको राम राम बोला है। तो इसके व्यवहार के कारण इसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अगर ये थप्पड़ मारता है, अगर ये इसको थप्पड़ मारता है, ये भी थप्पड़ मारेगा, यानी आपके व्यवहार के कारण दूसरों के व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगली जो परिभाषा दी थी वो दी थी गेट्स के अनुसार। अनुभवों और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। और अंतिम परिभाषा वो थी विलियम वुडवर्थ की। वो थी नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का दर्शन ही अधिगम है। दूसरी परिभाषा उसने दी थी अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, यानी अधिगम निरंतर चलने वाला है। अब हम देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब प्लीज कर दें। बूढ़ी माता कोचिंग सेंटर, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। बस आप इतना ही कहूंगा, लाइक और कमेंट की मैं बात नहीं करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आपको और भी जैसे अभी प्रेरणा का या फिर और भी कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। अब देखिए अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। पहला है अधिगम सतत प्रक्रिया है। पहली विशेषता है कि अधिगम है जो सतत प्रक्रिया है। अधिगम सतत प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक का अधिगम करता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। भले वो 1 वर्ष का बालक है, भले वो 75 वर्ष का बुढ़ा है, ठीक है, बुढ़ा है, तो वो भी अधिगम करता है। तो अधिगम एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली है। अधिगम कभी रुकता नहीं है, और अधिगम जब रुकेगा तो मनुष्य का दिमाग चला जाएगा। दूसरा है अधिगम है जो व्यवहार में, अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं। दूसरा है अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं। अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, एक बालक है छोटा, एक मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती जल रही है, बहुत अच्छी लगती है। उस बालक ने इस पर हाथ लगा और हाथ जल गया। बालक ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और जल गया। अब इसका बालक का जो व्यवहार पहले जिस मोमबत्ती के प्रति था, अब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया और स्थायी परिवर्तन। अब बालक जब कभी इस मोमबत्ती को देखेगा, भले वो जल रही नहीं है, तो बालक हाथ नहीं लगाएगा। यानी दूध का जला सांस भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी
फूंक फूंक कर पीता है। तो व्यवहार में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन कैसा है? स्थायी परिवर्तन है। वो परिवर्तन कैसा है? स्थायी परिवर्तन है। अगला देखते हैं, इसकी विशेषता देखते हैं। तो वो विशेषता है तीसरी, अधिगम समायोजन की एक प्रक्रिया है। समायोजन की एक प्रक्रिया है। कैसे? अधिगम समायोजन की प्रक्रिया कैसे? यानी कोई बालक है, पहले वो गांव के स्कूल में पढ़ता था, बहुत ज्यादा शरारतें करता था, लेकिन वही बालक किसी सिटी की पब्लिक स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है, वो नए नए बच्चों के साथ रहता है, अब वो शरारतें कर नहीं पाता। अब धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो वहां की प्रकृति के अनुसार एडजस्ट हो जाता है और वो स्थायी हो जाता है। कई बालक हमने देखे हैं, शुरुआत में बहुत उद्दंडी थे, पढ़ते बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब वो बालक ऐसे नहीं। तो ये तो थी कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो समायोजन होता है। ऐसे अधिगम एक समायोजन की एक प्रक्रिया है। अगला जब देखते हैं कि अधिगम है, वो अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, यानी अधिगम हर सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 5 साल तक के बच्चे ही अधिगम करते हैं, नहीं। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है, सब अधिगम करते हैं। जीव जंतु भी अधिगम करते हैं, मनुष्य भी अधिगम करता है, और छोटे बड़े सब अधिगम करते हैं। अगला है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। 5वां, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया, जब बालक अधिगम करता है या फिर मनुष्य अधिगम करता है तो वो नई नई चीजें सीखता है। तो नई नई चीजें सीखता है, उसका विकास होता है, उसका विकास होता है। अब देखते अगली देखते हैं। तो अधिगम का उद्देश्य तथा विवेकपूर्ण होता है। अधिगम का कुछ न कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य से किया गया अधिगम ही अधिगम कहलाता है, अन्यथा अधिगम नहीं कहलाता है ना। अब देखते हैं अगला 7वां, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण है। अधिगम हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। अधिगम हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो ये तो थी अधिगम की परिभाषा है, ये तो थी अधिगम की परिभाषा है। अब इस अधिगम में परिवर्तन भले किसी प्रकार हो, भले आपको किसी ने कहा है कि इस बार हिट है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको उससे प्रेरणा मिली और आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ये तो थी अधिगम की विशेषता है, ये तो थी अधिगम की विशेषता है। अगला देखते हैं अधिगम के कारक कौन कौन से। अधिगम के कारक, अधिगम के कारक, पहला तो हम देखते हैं बालक स्वयं, जिसको बोलते हैं शिक्षार्थी। दूसरा कारक है इसका शिक्षक। तीसरा जो कारक है उसका वो है वहां का वातावरण। अधिगम के कारक है 3 है। पहला है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी मीन्स बालक। अब बालक स्वयं चंचल बुद्धि वाला होता है, दिमाग उसमें होता है। अब बालक स्वयं
किस प्रकार परिवर्तन करता है। दूसरा है बालक की बुद्धि। सब बालक एक जैसे नहीं होती है। क्लास के अंदर 30-35 बालक है, लेकिन सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। अगला है आयु। अधिगम है आयु के साथ। अब जैसे एक 15 साल का बालक है, उसको चीज है ना वो लर्न जल्दी होगी, यानी याद है वो जल्दी होगी। लेकिन एक कोई 50 साल का आदमी है, उसको वो चीज उतनी जल्दी याद नहीं होगी। यानी अधिगम है, उसमें बालक है कि उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त शक्ति भी कम हो जाती है। अगला देखते हैं, एक और पॉइंट है, वो है इच्छा। अब बालक की सीखने की इच्छा क्या है। अगर उसकी इच्छा है कि मुझे आज के आज अभी कभी ये टॉपिक है वो कंसेप्ट क्लियर करना है, तो वो कर सकता है। और वो ये सोचता है कि बस घर जाकर के कर देंगे, तब वो नहीं सीख सकता, तब वो नहीं सीख सकता। बालक की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति भी दो प्रकार की, एक आंतरिक इच्छा शक्ति, एक बाह्य इच्छा शक्ति। आंतरिक इच्छा शक्ति ये कि वो अंदर से सोचता है मुझे ये करना है। बाह्य ये कि वो किसी के कहने से इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन कोई कहे नहीं आज का करना है तो कंसेप्ट, नहीं तो कल डंडे पड़ेंगे। अगला है मार्गदर्शन। अब देखते हैं मार्गदर्शन, शिक्षक का कैसा मार्गदर्शन मिलता है उसको। अगर अच्छा मार्गदर्शन मिलता है तो वो चीज वो जल्दी याद कर लेता है। अगर ठीक मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो अधिगम ठीक ढंग से याद नहीं कर सकता। एक है उसका स्वास्थ्य। अगर बालक का मानसिक विकास ठीक ढंग से हुआ है, अगर मैं बालक की बात करूं, अभी तक मैं शिक्षक और वातावरण की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बालक का मानसिक विकास ठीक ढंग से हुआ है तो वो किसी भी चीज को ज्यादा समय तक अपने दिमाग में रख सकता है। और किसी का मानसिक विकास और स्वास्थ्य उनका लगातार घटता बढ़ता रहता है तो उस बालक की पढ़ाई में रुचि कम लगती है। और एक जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो बालक के बारे में, वो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। उसको किस प्रकार का मोटिवेट किया जाता है। ये तो था बालक। अधिगम के को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है बालक, दूसरा है शिक्षा, दूसरा है शिक्षक। अब शिक्षक के बारे में, तो शिक्षक का व्यवहार कैसा है। अगर शिक्षक का व्यवहार क्लास में अच्छा है तो बालक है उस शिक्षक के प्रति प्रेम रखेंगे, और जो शिक्षक कहेगा बालक हाथों हाथ याद कर देंगे। दूसरा देखिए, शिक्षक की विधियां। शिक्षक किस विधि से पढ़ाता है। एक शिक्षक एक विधि तो होती है बालक केंद्रित, उसमें बालक को केंद्र बिंदु बनाया जाता है। एक होती है शिक्षक केंद्रित, उसमें शिक्षक को केंद्र बिंदु बनाया जाता है। यानी शिक्षक कैसा है, शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है जिससे बालक है वो इनसे जुड़ जाए। एक देखते हैं कि क्लास के अंदर शिक्षक का चरित्र कैसा है। अगर शिक्षक का चरित्र एकदम अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका बालकों से अपनत्व है, तब वो शिक्षक अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। तो ये तो था शिक्षक के बारे में। अब है वातावरण। वातावरण बहुत ज्यादा फैक्ट है। वातावरण में पहला था कक्षा का वातावरण। कक्षा के अंदर किस प्रकार का वातावरण है। बालक सुबह जब कक्षा कक्ष के अंदर पहुंचता है तो उस कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा है। अब उस कक्षा कक्ष के अंदर इस प्रकार का वातावरण है कि सब लोग, सब बच्चे हैं वो एकदम अनुशासन से बैठे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो बालक भले कितना ही शरारती है लेकिन वो भी पढ़ने लग जाएगा। लेकिन वहाँ का वातावरण खराब है, वहाँ का वातावरण खराब है तो बालक नहीं पढ़ पाएगा। उनके घर का वातावरण देखते हैं,
उनके घर में किस प्रकार का माहौल रहता है उसका भी उनके ऊपर फर्क पड़ता है। बालक को गुरुजी ने स्कूल के अंदर होमवर्क दिया है और बालक घर जाकर के वो होमवर्क पूरा करके आता है, इसका मतलब उनके माता पिता है वो बालक की तरफ ध्यान देते हैं, बालक का घर के अंदर भी वातावरण ठीक है। कई तो ऐसे होते हैं कि जब बच्चा घर पहुंचता है, ओ अच्छा आ गया, चलो ये काम करना है, उसको पता नहीं है कि स्कूल के अंदर गुरुजी ने कितना काम दिया है। अब वो बालक घर आकर के वो अपने माता पिताजी का वही काम करता है, इसलिए होमवर्क अधूरा रह जाता है। दूसरे दिन क्लास में पहुंचते ही गुरुजी से डांट खाता है, फिर वो गुरुजी पढ़ाते हैं उसमें वो होमवर्क करता है। इसका मतलब उनका अधिगम ठीक ढंग से होने वाला नहीं है। एक बालक तरोताजा होकर के स्कूल पहुंचता है, वहां का वातावरण जिम्मेदार है, वहां का जैसा वातावरण आप जैसे वातावरण में बालक को रखोगे वैसा ही बालक कर देगा। जिस प्रकार हम देखते हैं अंग्रेज बच्चे पहले IM ABCD ऐसे शब्द बोलेंगे, हिंदुस्तान के लोग म प ट च झ ऐसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही ऐसा ही है। आप हिंदुस्तान में किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय उसको उठा करके लंदन पहुंचा दो, उसको ठीक 10 साल बाद आप उससे मिलने जाओगे, वो इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि उस प्रकार का उसको वातावरण दिया गया। एक अंग्रेज के बच्चे को आप जन्म से उठा करके हिंदुस्तान ले आओ और यहाँ बालोतरा ले आओ, प्योर मारवाड़ी सीखेगा वो, यानी वातावरण का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ये तो अपना आज का टॉपिक था अधिगम। इस अधिगम से संबंधित आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, सबसे पहले तो आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक बार पुनः धन्यवाद।